हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 1 ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। अब भाग 1 स्टार्ट करते हैं। हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग 1964 से 66 में भी कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी अपनी कक्षाओं में भी ऐसे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं जिनकी शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है तथा विद्यालय में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबके सीखने की अपनी गति होती है, जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं। वह भी किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र जैसे खेल, तैराकी, गायन आदि में अग्रणी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमज़ोर में विभाजित न करते हुए यह देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। आवश्यकता। किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होती रही है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्णों शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने व बातचीत में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में अंकों व चिन्हों की पहचान, संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम को समझने, जोड़, घटाना, गुणा व भाग तथा अधूरी गिनती को पूरा करना जैसी गणितीय क्रियाओं में या तो वे अशुद्धियाँ करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यही हाल लगभग अन्य विषयों में भी होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हों और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके? उत्तर है हाँ। शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकों द्वारा ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकियों को अंगीकृत करके 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य।
उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार आदि। इनमें एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। प्रायः देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते। वे डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी समस्याएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पाठ न समझने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं। शिक्षक की उदासीनता एवं उसके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रिय विकारों, अभिभावक की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि कारणों के फलस्वरूप बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं। उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में कमी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी कक्षा शिक्षण योजना बना सकते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा 3 से 8 तक के सभी विषयों, प्रमुखतः हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम, विषय आधारित दक्षताएं को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। दूसरा है पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा, तभी ऐसे सभी बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावना प्रबल होगी। तीसरा, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने। उनके भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। अब पहला बिंदु लर्निंग आउटकम एवं आकलन। आप भली भांति अवगत हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अपनी कक्षा शिक्षण गतिविधियों को संचालित करते हैं। वास्तव में कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक पक्ष यह है कि क्या बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देते हैं कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। कक्षा शिक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य कक्षा शिक्षण और दूसरा है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण, जिसमें नवाचारी गतिविधियाँ, ICT इत्यादि आते हैं। अब पहला सामान्य कक्षा शिक्षण को चॉक टॉक भी कहा गया है।
जिसमें अंक आधारित परीक्षा और परिणाम जैसे संख्यात्मक, ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। ऐसे ही दूसरा कक्षा शिक्षण लर्निंग आउटकम आधारित में गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं। परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास है। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्टता से समझा जा सकता है। लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों एवं ICT का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह बच्चों को जानने, समझने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। आइए हम लर्निंग आउटकम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नीचे कक्षा 1 हिंदी विषय के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। पहला, बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, बोलियों, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल आदि। तीसरा, बच्चे वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानते हैं। चौथा, बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते एवं पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, नल, चल, मगर, डगर आदि। बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों में लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अब हम लर्निंग आउटकम के व्यवहारिक पक्ष को एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गणित की कक्षा में जोड़ घटाना पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार से सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रख रहा है तो इसका आशय यह निकलता है कि राहुल जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप। अभी तक हमने लर्निंग आउटकम एवं इसकी आवश्यकता क्यों है इस पर समझ बनाई। हमने यह जाना है कि लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है। किसी भी शिक्षक के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया? इसी प्रकार यदि आप हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान के शिक्षक हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक के संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? ज़्यादातर शिक्षकों का उत्तर ना में होगा। इस संबंध में सरकारी विद्यालयों में किए गए अध्ययन भी यह बताते हैं कि
बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर यानी गैप होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा, या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे? सीखने के स्तर का आकलन। आप बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करते हैं? सामान्यतः उत्तर होगा सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। यदि किसी परीक्षा में एक बच्चा किसी विषय में 50 से 40 अंक प्राप्त करता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है? क्या प्राप्तांक को देखकर आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है, या बच्चे ने उस विषय में कक्षानुरूप किन किन मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों की वास्तविक सीख स्तर को नहीं बता पाता है। यह इतना बताता है कि बच्चे ने 70% या 80% अंक प्राप्त किए, और इससे माना जा सकता है कि बच्चे ने लगभग इतने प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझा भी है। कोई शिक्षक यदि जिज्ञासु है तो उत्तर पुस्तिका को देखकर वह यह जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है। इससे आगे इस प्रकार के मूल्यांकन का और कोई उपयोग नहीं होता है। इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने तथा इसे कम करने में मददगार नहीं है। अब आप निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें। इसके बाद एक प्रश्न और भी है। अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अधिकांश शिक्षकों के लिए परेशानी यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा वर्ड पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग और बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ विद्यार्थी भाग के प्रश्न करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यद्यपि उन्हें गुणा करना अच्छी तरह से आता है। ये परिस्थितियाँ एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा करती है। बच्चों का चिन्हांकन। एक शिक्षक होने के नाते उपरोक्त स्थितियों में आप क्या करेंगे? अब हम चर्चा के 2 बिंदुओं अधिगम स्तर में स्तर को कैसे पता करें तथा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे, इस पर विचार करते हैं। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आपकी कक्षा 3 से 8 तक में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास कर सकेंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पूर्व में ही बना लें। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चे के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, यह अलग से अवश्य लिख लिया जाए। इससे बाद में शिक्षकों को यह जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। साथ ही अधिगम स्तर के अनुसार उनके समूह निर्धारण में भी आसानी होगी। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों।
कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक न हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। भाषा हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लें। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, इसकी भी एक सूची बना लें। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न हो। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र की कुंजी पहले से ही तैयार कर लें। दूसरा है, आरंभिक परीक्षण के दौरान परीक्षण शुरू होने के पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाएं ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उन्हें यह बताएं कि इसका उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का भी मूल्यांकन नहीं है। आरंभिक परीक्षण के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि बच्चे एक दूसरे की नकल न कर सकें। शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रश्न को न पढ़कर सुनाएंगे और न ही इसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा हो यदि प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्न को साफ साफ अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिखें। प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या अतिरिक्त पन्ने अवश्य हो। तीसरा है, आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह निर्धारण। परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिका को पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचें तथा अंक प्रदान करें। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनके प्राप्तांक दर्ज हों। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों, उसका अर्थ यह है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों, वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, तथा जिसमें 0 अंक मिले हों, वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं, उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची अवश्य बना लें। आप निम्नवत तरीके से उक्त सूची को तैयार कर सकते हैं। यह तालिका मात्र आपकी समझ के लिए आपको इस प्रकार के एक विस्तृत सूची प्रत्येक विषय व उनकी मूलभूत दक्षताओं की तैयारी करनी होगी। तालिका में विद्यालय का नाम, कक्षा, एक कॉलम क्रम संख्या और दूसरा कॉलम बच्चों के नाम, तीसरा विषय और भी कॉलम अदर सब्जेक्ट के बन सकते हैं, जिसमें इस सब्जेक्ट के दक्षताओं का नाम रहेगा और बच्चों ने कौन से कितने अंक प्राप्त किए वो लिखना है। सूची या तालिका बनाने के बाद आवश्यकतानुसार बच्चों का निम्नलिखित प्रकार से समूह निर्धारण कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर A, B, C 3 समूहों का निर्धारण। समूह A आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45
अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। समूह सी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर ए, बी, सी 3 समूहों का निर्धारण। समूह ए आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। समूह सी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम होंगे उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। विशेष टिप्पणी 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थियों जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू रहेगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियत रूप से किया जाएगा। उक्त परिणामों के आधार पर इसी प्रकार की एक अन्य सूची भी बनाएं जिसमें प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाएं। यह सूची कुछ इस प्रकार होगी, जिसमें एक कॉलम क्रम संख्या, दूसरा कॉलम बच्चों के नाम, तीसरा कॉलम सब्जेक्ट जिसमें कई कॉलम आप दक्षताओं के बना सकते हैं और ऐसे ही अदर सब्जेक्ट और उसकी दक्षताओं का कॉलम बनाइए। और बच्चों के नाम में बच्चों के नाम लिखिए, जो दक्षताएं वो प्राप्त कर चुके हैं उस पर सही का निशान लगाते हुए वो तारीख लिखनी है। इस सूची में आप प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त किए हैं सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित कर लें। जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है, यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के तुरंत आवश्यकता है ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आरंभिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक एक व्यापक योजना बनाएं। बाद में शिक्षण के दौरान लगभग 50 दिन कार्य करने के पश्चात जब आप पुनः अधिगम स्तर के जांच करें तब इसी सूची में प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक प्राप्त कर लिए हैं सही का निशान लगाते हुए पुनः उस माह व वर्ष को लिख लें। इसी प्रकार आप प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिसमें विषयवार प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाना होता है। इसके नमूने के लिए परिशिष्ट 2 देखें। आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर सत्र के आरंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाए। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सत्र के प्रारंभ में ही इस प्रकार बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी सहजता के साथ पूरा करने लगते हैं। इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके
चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। पहला, इसके लिए पृष्ठ 18 पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नमूने के तौर पर समय सारणी दी गई है, जिसमें प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान या हमारा परिवेश पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य अवश्य किया जाए। दूसरा, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर अपनी कक्षा के बच्चों को आवश्यकतानुसार समूहों में बांट लें। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित कर एक सूची बना लें। इस प्रकार यह तय कर लें कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यवहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक अभ्यास पत्रक वर्कशीट भी पहले से ही तैयार कर लें। यह ध्यान रहे कि यह एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं है, इसलिए इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी बच्चे में हीन भावना न आने पाए। दूसरा है, शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेर बदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं तथा उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उसमें भी निरंतर सुधार करते रहें। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी कहते हैं। आगे हम उन रणनीतियों तथा तरीकों पर चर्चा करेंगे जो ऐसी परिस्थितियों में एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। ये तरीके मुख्यतः एक शिक्षक को बच्चों में सीख स्तर में अंतर को कम करने तथा उन्हें कक्षानुरूप स्तर पर लाने में सहायक होंगे। भाग 2 समाप्त।